ओके एवरीवन, तो फ्रिक्शन में आज हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम से ही टू ब्लॉक सिस्टम का प्रॉब्लम कितना आसान तरीके से सॉल्व किया जाए, पहले उसको सीखेंगे। तो टू ब्लॉक सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे पहले आपको डिफिकल्टी ये होगा कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये होगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहा है या सेपरेटली मूव कर रहा है। देयर इज ए कंफ्यूजन कि इज इट M1 इज स्लाइडिंग ओवर M2, राइट। क्योंकि अगर M1 M2 पर स्लाइड करके रहेगा तो M1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और M2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, करेक्ट। और अगर M1 M2 के ऊपर अगर स्लाइड नहीं करेगा, करेक्ट, देन बोथ आर मूविंग टुगेदर। और जब दोनों साथ साथ मूव करेगा तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। पर सबसे बड़ा डिफिकल्टी सर पता कैसे चलेगा, और इस पर भी बहुत जगह बहुत डिफरेंट आपका वीडियो बना हुआ होगा, करेक्ट। तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, उसको पकड़ के रखिएगा। सबसे पहले हम लोग खुद से सपोज करेंगे, लेट अस सपोज बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। क्या मानेंगे? इसको स्टेप में लिख भी लेंगे। पहला मेरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, मैं दिखा दूंगा, समझ लेते हैं। तो एक बार इस टाइम देंगे, बाकी तो आपको बनाना है। बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। ये जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज से पहले जितना भी क्लास हुआ है मोटा मोटी कर सकते हैं वहां तक, उससे भी कम में नीट का काम चल जाएगा। क्योंकि नीट में 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, इसका मतलब है कि ये इस पे स्लाइड नहीं करेगा, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपरेट भी होगा तो वो Fk रहेगा या Fs रहेगा। इफ M1 इज नॉट स्लाइडिंग ओवर M2 तो Fs रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट एजम्पशन लेकर जो चलेंगे कि बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, और उसके बाद इन दोनों के बीच में Fs फाइंड आउट करेंगे, राइट। और अगर इन दोनों के बीच का Fs मैक्स से कम हो गया, क्या हो गया, मतलब वी आर करेक्ट, मतलब हम लोग क्या हो गए, सही। और अगर Fs का वैल्यू Fs मैक्स से ज्यादा हो गया, देन हम लोग सही रहे या गलत हो गए, क्योंकि Fs का वैल्यू Fs मैक्स से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, करेक्ट। तो सर अगर Fs का वैल्यू Fs मैक्स से कम रहा तो जो हम लोग माने थे वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और दोनों का कॉम, सब लोग ध्यान सुनिएगा बच्चे ऑनलाइन का, इसका मतलब है बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, वही मेरा फाइनल आंसर कहलाएगा, करेक्ट। बट इफ Fs ग्रेटर देन Fs मैक्स मींस वी आर रॉन्ग। तब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये हुआ कि M1 और M2 के बीच देयर इज अ रिलेटिव मोशन, देयर इज अ स्लाइडिंग। तो फिर से दोबारा प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे, और तब इसके बीच में क्या रहेगा,
इसके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर क्या लगेगा, और तब M1 और M2 का एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा, करेक्ट है ना। तो M1 का फिर अलग निकालेंगे और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाकर F के लगाएंगे। और इस केस यहाँ पे मैंने क्या लिया है, म्यू इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है यहाँ ए भी सरफेस रफ रहेगा, ए भी सरफेस रफ रहेगा, मतलब मान लेते हैं कि मुझे इसी प्रॉब्लम को एडवांस का बना देना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑल सरफेस आर रफ सरफेस। बट अभी मैं क्वेश्चन को सिखाने के लिए थोड़ा आसान लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने रखा फ्रिक्शनलेस और इसको रखा रफ सरफेस। तो बोले टू ब्लॉक सिस्टम में कैसे प्रोसीड करना है एवरीवन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी सपोज दैट बोथ आर मूविंग टुगेदर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन, then we will find out the force of friction Fs between both block and if both block के बीच में, right, इसके साथ नहीं, और if Fs greater than if Fs less than Fs max then we are correct, तब दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, वही एक्सेलरेशन रहेगा। बट if Fs greater than Fs max, इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, सही रहा या गलत हो गए, गलत हो गए, फिर वापस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। और उसका इसका मतलब है कि दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रहा है। तो स्टेप को लिख लिया जाए, दो लाइन लिख लेते हैं, समझ में आया। जो भी ऑनलाइन में ज्वाइन किए हुए हैं, देखिए इसमें अपने टाइम पे मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता था, फिर क्या आसान किया जाए, दैट्स व्हाई क्वेश्चन में कम पजल हो। हालांकि एक्चुअली में 3 ब्लॉक सिस्टम तक दिया हुआ है, बट हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम तक समझ लेंगे तो काफी है, ठीक है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट वी सपोज दैट बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, फर्स्ट वी सपोज दैट बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर एंड देन we find common acceleration and then we find common acceleration। ये मेरा पहला काम रहेगा 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए, करेक्ट है ना। देखिए आप भी लोग जैसे बच्चे कंप्लीट करते हैं, जैसा भी एक स्टूडेंट, हालांकि पहले बोलना नहीं चाहिए, जो ब्रॉडकास्टिंग रहता है, बट फिर भी मेरा एक इंट्यूशन रहता है ना, एक स्टूडेंट तो पक्का बढ़िया रिजल्ट दे देगा, चिन्मय मजूमदार एक मेरा स्टूडेंट है, ड्रॉप किया है इस बार, लेकिन उनका 500+ मार्क्स जा रहा है, राइट। बीच में 3 आप तो देखते भी होंगे, सुबह में आप बैठ कर पढ़ते रहते हैं, राइट। तो इनिशियली मैं उनको बहुत काउंसलिंग किया हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत टैलेंटेड है, माइंड से बहुत तेज है, बट वही है कि समटाइम्स कोरोना का इफेक्ट है, कुछ डे 1 से क्लास 1 2-3 क्लास के बाद ही समझ में आ जाता है ना कि हाँ ये भगवान किसी किसी को थोड़ा IQ भी देकर भेजते हैं, हार्ड वर्क तो है ही, तो वही है, लगे रहना पड़ता है। नॉट तो इस टाइम जब ज्वाइन किए थे पेरेंट्स के साथ आए थे, तो पहला मेरा कंडीशन नहीं था कि भाई जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, तब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। बोला कि हाँ सर आप देखिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो आपको बात तो मानना पड़ेगा। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दिस assumption we find out Fs between both block। According to this assumption we find out Fs between 2 block। बोले मैंने Fs क्यों बोला कि दोनों के बीच में हम लोग जो लिखे हैं उसमें साथ साथ मूव कर रहा है, उसमें स्लाइडिंग नहीं है, एंड उसमें पहला केस फर्स्ट, एंड इफ Fs लेस देन Fs इक्वल टू Fs मैक्स, यहां तक if Fs less than equal to Fs max then we are correct। लिखिए then we are correct लिखना है, it means both are moving together। इसका मतलब जो हम लोग कॉमन एक्सेस निकाले वही मेरा आंसर रहेगा, करेक्ट है ना।
इफ एफ एस ग्रेटर देन एफ एस मैक्स हो गया, तो क्या एफ एस का वैल्यू कभी भी एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा? नहीं होगा। देन वी आर रॉन्ग। तो हम लोग अगर हो गए गलत, करेक्ट। तो इसके बाद क्या करना है? इट मीन्स both block are not move it means both block are not moving together and there is a relative sliding between both block and there is a relative sliding between both block, correct? It means both block have different acceleration. It means both block have different acceleration with respect to ground, and there is kinetic friction operate between both block, and there is kinetic friction operate between both block. दो तीन प्रॉब्लम मैं लेता हूं, वहां से आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लेके सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया क्या करना है? तो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, और m1 प्लस m2 इन दोनों को पहले सिस्टम मानकर, क्योंकि जब माने कॉमन एक्सेशन है तो एक सिस्टम मान सकते हैं, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए m1 m2 का एक साथ, करेक्ट। अगर m1 m2 के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग रहेगा तो एक साथ आप एक सिस्टम नहीं मानना है, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। बट अगर साथ साथ सिंगल बॉडी है तो यहाँ पे क्या रहेगा? m1 प्लस m2 इंटू जी, सही है ना, m। और जब m1 m2 को आपने एक सिस्टम मान लिया है तो m1 m2 के बीच का इंटरनल फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट है इसके बीच में। अगर m1 m2 एज ए सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, करेक्ट है। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका हम लोग ड्रॉ किए? m1 का m2 का, या m1 m2 कंबाइंड, m1 m2 कंबाइंड। तो जब सिस्टम का ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में हम लोग इंटरनल फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते हैं। अब बोलिए, सारे फोर्स के कंपोनेंट को टुवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा स्टूडेंट? 0। इसका भी कंपोनेंट कितना होगा? इसका कंपोनेंट f cos 0, मतलब f इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक सही है? तो a इक्वल टू कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 50/20 ना, करेक्ट। डायरेक्ट निकाल लिया। इसका मतलब है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम माने हैं उसके अकॉर्डिंग कॉमन एक्सेलरेशन इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अभी तो आप क्या यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा या क्रॉस चेक करना पड़ेगा? क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो क्रॉस चेक करने के तो उसके बीच में एफ लगाना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, अब आप फ्री बॉडी डायग्राम M2 का ड्रॉ कीजिए जो आप माने हैं उसके अकॉर्डिंग। कौन कौन सा फोर्स? M2G और N, और कोई फोर्स N1, करेक्ट। बट इन तीनों फोर्स की वजह से तो यहाँ पे M1 M2 का कंबाइंड कॉमन एक्सेशन और M1 और M2 का सेपरेटली भी एक्सेशन पूछेंगे, डिफरेंट एक्सेशन रहेगा या सेम एक्सेलरेशन रहेगा। बट इन तीनों फोर्स की वजह से इसका एक्सेशन होगा राइटवर्ड में? नहीं होगा। इसमें तो कोई एक और फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग सकता है? यस, देखते हैं कभी कभी लाइब्रेरी में ऊपर का बुक को पुल करते हैं तो अंदर वाला बुक आ जाता है बाहर। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से
इसका मतलब है कि फोर्स तो इसमें लग रहा है लेकिन साथ में ये भी मूव कर रहा है, तो ये इसमें फोर्स लगा के इसको लेके जा रहा होगा। इसका मतलब है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है, वो कौन लगा रहा होगा? Fs। ये Fs कौन लगा रहा है? दिस इज Fs ड्यू टू व्हाट? Fs ऑन M2 ड्यू टू M1। Fs ऑन M2 ड्यू टू व्हाट? M1। दो बॉडी के अगर आपस में कांटेक्ट में है तो उसके बीच में दो टाइप का फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल तो दिखा दिए N1, और Fs मैंने राइट वर्ड में ही क्यों दिखाया? क्योंकि सर इस पे इस फोर्स तो लग रहा था M1 पे, बट ये भी राइट में मूव कर रहा है। इसको अगर इंडिविजुअली इस पे सोचेंगे तो कोई तो कुछ तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो कौन सा फोर्स की वजह से जा रहा होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अगर इसके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? Fs। क्या रहेगा? Fs रहेगा। करेक्ट है ना? तो Fs मैंने राइट वर्ड में दिखाया, इसके लिए किसी को डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। सर हाँ है, मतलब F इधर लग रहा है तो Fs से इधर चाहिए, और मतलब F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 15 न्यूटन का, वो फ्रिक्शन है फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, तो Fs से इधर लगना चाहिए। किस पे? M1 पे। और फिर एक मिनट, मैंने यहाँ पे M2 पे फोकस किया, M1 को कब दिखाऊंगा? एक मिनट, M1 का टेंडेंसी स्लाइड करने का किधर रहेगा? किधर रहेगा? राइट साइड में रहेगा। तो M1 पे Fs किधर लगना चाहिए? लेफ्ट में। तो M2 पे Fs किधर लगेगा? बोलिए, आप M1 पे फोकस कर रहे हैं ना, राइट? तो M1 इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो इस M1 का स्लाइडिंग का टेंडेंसी इस पे किधर रहेगा? लेफ्ट, राइट। इसका टेंडेंसी अगर इस सरफेस पे ग्राउंड रिस्पेक्ट नहीं देखेंगे, ये सरफेस रिलेटिव, राइट, जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली है, इसका टेंडेंसी इस सरफेस से स्लाइड करने का राइट रहेगा। इस पे Fs किधर रहेगा? लेफ्ट। इस पे Fs न्यूटन थर्ड लॉ किधर रहेगा? राइट। और लास्टली उतना छोड़िए, आप सिर्फ M2 पे अभी फोकस कीजिए। M2 टुवर्ड्स राइट जा रहा है नहीं जा रहा है? इस डायरेक्शन से जो हम लोग माने उसके अकॉर्डिंग किस फोर्स से जा रहा है भाई? और कोई फोर्स है? ऐसा तो नहीं कि इस F को यहाँ लगा दीजिएगा। ये F किस पे लगा है? M1 पे। कोई तो एक फोर्स टुवर्ड्स राइट रहेगा इस एक्सेलरेशन के लिए, तो वो फिर फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? और कोई फोर्स हाथ में है हम लोग का? एक ही फोर्स था जो M1 लगा सकता था, वो कौन सा फोर्स लगा सकता था? Fs लगा सकता था। दैट्स व्हाई मैंने M2 पे Fs किधर लगाया? मैंने M2 पे Fs लगाया राइट में, M1 पे नहीं। करेक्ट? अब अगर यहाँ देखिए, ऐसे बात के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। अब M1 पे कौन कौन सा फोर्स और कौन सा फोर्स और कौन सा फोर्स? N1, और एक फोर्स क्या रहेगा? Fs। और AFS और AFS एक्शन रिएक्शन का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से, और AN1 और AN1 आपस में क्या रहेगा? एक्शन। अभी समझ में आ गया है? करेक्ट है ना? इसका मतलब कॉन्क्रीट रिजल्ट था भाई, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट ही रहेगा, क्योंकि इस पे Fs के वजह से ही ये तो चमत्कार हो जाएगा ना भाई कि यहाँ पे M2 पे अगर सोच रहे हैं M2 पे कोई फोर्स नहीं लगा फिर भी राइट में एक्शन होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब डैम से एक फोर्स लगना पड़ेगा राइट में, और कौन लगा सकता है? तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा नहीं, तो कौन लगा सकता था? M1 लगा सकता था। ये तो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ का है भाई। घर पे बहुत सारे एक बुक पे दूसरे बुक को सजा के रखते हैं, और ऊपर का बीच में से कोई अगर बुक को खींचते हैं, या भी समटाइम्स ऊपर का ही बुक खींचते हैं, अगर भारी है तो देखिएगा उसका नीचे वाला बुक थोड़ा आगे आ जाएगा। कौन लेकर आ जाता है? आप तो ऊपर वाले बुक को खींच रहे थे, या बीच में से कोई एक बुक खींचते हैं, देखते हैं कि ऊपर नीचे दोनों का थोड़ा थोड़ा बुक आगे आ जाता है, हाँ या ना? कैसे क्यों आता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को साथ में लेकर आता है। करेक्ट है ना? अब चलिए बताइए, इस M1 का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है? बोलना है हाँ या ना? नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। तो क्या अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर सकते हैं? N1 इक्वल टू M1 जी कितना हो जाएगा भाई? बोलिए। 100। करेक्ट है ना?
सही है। और जी का वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने के लिए, मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, राइट। चलिए अब यहाँ पे एफएस निकालना है। एफएस कैसे निकलेगा? और चल यहाँ देखिए M1 और M2 के बीच में एक डेटा रेडी करके रखते हैं। M1 और M, यहाँ सुनिएगा, M1 और M2 के बीच में मैक्सिमम फोर्स Fs मैक्स का वैल्यू के लिए कहाँ का इन लेंगे? ए इन लेंगे या इन दोनों के बीच का इन? जिसके बीच में Fs मैक्स निकालना है उसी के बीच का कांटेक्ट फोर्स लेते हैं, राइट। इसका मतलब है कि Fs मैक्स का वैल्यू कितना रहेगा? म्यू इनटू n, n1 हाउ मच? हाफ इनटू व्हाट? 100। कितना हो जाएगा? कितना? 50। Fs मैक्स कितना है? 50 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि हम लोग कंपेयर करने के लिए Fs मैक्स तो निकाल के रेडी हो गए। अब यहाँ पे फॉर M2 सारे फोर्स को इंडिविजुअल M2 में सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट रिजर्व कीजिए। इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा? 0। इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा? 0। इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा? और इसका कंपोनेंट Fs, और Fs इक्वल टू क्या लिखिएगा? M2 इनटू A, करेक्ट है। और Fs इक्वल टू M2 कितना? 10 ना, और एक्शन कितना आया है? 25, करेक्ट है। तो Fs का वैल्यू कितना आया? 25 न्यूटन। अब कब क्या सिखाए हैं देखिए तो, कंपेयर करेंगे जो Fs निकाले हैं। Fs तो निकालना पड़ेगा, Fs ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने सिखाया, और Fs का कंपेयर Fs मैक्स से कीजिए। देखिए तो Fs का वैल्यू Fs मैक्स से ज्यादा है या कम है? देन वी आर लकी पीपल। इसका मतलब बोथ आर मूविंग एंड व्हाट द Fs ऑपरेटिंग बिटवीन द टू ब्लॉक? 25 न्यूटन, करेक्ट है ना? सबको समझ में आ गया? Here Fs less than Fs max, then इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? It means both block are moving together with common action and that action is what? 2.5 meter per second square. देखिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ M1 and M2. Find the acceleration of M1 and M2.
क्या सेम मेथड से आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे? कोशिश कीजिए मन लगाकर, जैसे मैं सॉल्व किया हूँ। वैल्यू तो ऑनलाइन में सबको नजर आ रहा है ना, 0.2 है। M1 for 2 meters. यहाँ तक तो सब लोग पहुँच गए होंगे स्टूडेंट, करेक्ट? बट ये फाइनल से नहीं रहेगा, क्रॉस चेक करना है। तो क्या करेंगे? m2 का एक्सेलरेशन जो हम माने हैं उसका सोर्स तो एफ रहेगा टुवर्ड्स राइट लगकर। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है निहार, ये तो मेरा 3 बोर्ड डायग्राम सही है, करेक्ट है ना? सारे फोर्स कंपोनेंट को अगर ब्रेक करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 इंटू ए मतलब 25 न्यूटन, करेक्ट? लेकिन हम लोग को एफ एस मैक्स निकालने के लिए m1 का वैल्यू चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे? m1 का। m1 पे कौन कौन सा फोर्स? m1 जी n1, एक तो फोर्स F रहेगा और इस पे Fs किधर दिखाइएगा? तो बट इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, क्या हम लोग n1 इक्वल टू m1 जी लिख सकते हैं? कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। Then you had the value of Fs max between the two block magnitude wise mu into n1 कितना न्यूटन? 50 न्यूटन, सॉरी 0.2 into 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि Fs ग्रेटर देन क्या हो गया? Fs में ये पॉसिबल है? Which is not possible। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया। अगर मुझे नीट का एक क्वेश्चन बनाना रहता तो मैं पहले वाला क्वेश्चन देता, लोग रॉन्गली बट करेक्ट बना दिए तो काम चल जाएगा, राइट? 1 मिनट में उतना ही बात हो सकता था। बट अगर उसी क्वेश्चन को जे मेन का इसमें दोबारा लौटना पड़ेगा ना, सेम काम दोबारा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ आर
not moving together with common action. Both are moving with a different action with respect to ground. Is it right? It means both are moving with different acceleration with respect to ground. तो अब दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, करेक्ट है ना? सही है? यहाँ तक लिख लीजिए, जिसे बिल्कुल भी नहीं बना है बिल्कुल यहाँ तक कॉपी कीजिए सिस्टमैटिक। हो गया? तो अब यहाँ पे हम लोग जब वो इसका मतलब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन m1 और m2, तो m1 m2 को हम लोग एज सिंगल सिस्टम मान के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, करेक्ट? हो रहा है? उस लास्ट कंक्लूजन के बाद अगेन फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके एक्सेलरेशन के बीच में यहाँ देखिएगा कोई रिलेशन नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, बट जस्ट इमेजिन अगर ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसको किधर जाना चाहिए? थोड़ा सा घसीटते हुए पीछे आगे। आपको क्या प्रैक्टिकली क्या फील होता है? कॉमन सेंस की बात है भाई कि अगर आप देखते हैं ऑब्वियसली आगे इस बुक पे ऊपर का बुक रखा हुआ इस पर खींच रहे हैं तो थोड़ा ये भी आगे आ जाता है, पीछे आता है। इस पे फोर्स लगाएंगे पीछे जाएगा। प्रैक्टिकली जो फील करेंगे वही तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है, राइट? इसका मतलब है कि m2g n1 पे कोई फर्क पड़ेगा? n1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? Fk लगेगा, करेक्ट है ना? और कोई फोर्स लगने का चांस है? नहीं है। सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट रिजॉल्व कीजिए। Fk इक्वल टू क्या लिखिएगा? m2 into a2, m2 into what? a2। और अगर सेम क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है तो दोनों का बदले म्यू ही यूज करना है, करेक्ट? तो एफ के बदले क्या होगा सर? म्यू इनटू n1, जिसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं काइनेटिक एफ के लिए, राइट? तो n1 पे कोई फर्क अभी भी नहीं पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल मोशन ऑफ m1। तो अभी भी क्या बोलेंगे? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट? डाउनवर्ड फोर्स। एफ के कितना हो जाएगा? 0.2 into 100 है ना? क्या यहां से a2 निकाल लेंगे? और आप यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहाँ पे? तो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग को कोई स्यूडो फोर्स का सोचना नहीं है बिकॉज ग्राउंड आपका क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Fky m2 और Fk कितना? 20 ना? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हो गया? अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। और आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि कौन कौन सा फोर्स। एक फोर्स तो मैं दिखाता हूँ m1 जी। दूसरा फोर्स स्टूडेंट n1। एक फोर्स तो एक्सटर्नल रहेगा F और यहाँ पे F के टुवर्ड्स लेफ्ट, सही है? क्यों? तो सर F के एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये F के कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 और एक कौन लगा रहा था? फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, करेक्ट है ना? चलिए अब सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट रिजॉल्व कीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिखिएगा? F minus Fk equal to what? M1 A1, then A1 equal to 50 minus 20 by 10. How much?
पर सेकेंड। सही है ना? करेक्ट है? इस टाइप का। अब यहाँ देखिए, अब इसमें डिफरेंट तरीके से क्या वैल्यू करेंगे। तो अभी इस पे फोर्स लगाए हैं, कभी कभी इस पे फोर्स लग जाएगा, उसका क्वेश्चन लेते हैं। मतलब 5-6 प्रॉब्लम इस पे अगर रोटेट कर दिया जाए, इस टाइप ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना? 2 प्रॉब्लम कर लिए, इसको हटाया जाए। एवरीवन हाँ कर लेंगे कर सकते। Find the maximum value of F so that both blocks are moving together. Find the maximum value of F so that both blocks are moving together. अब एक मिनट, एक यहाँ देखिएगा, जो F का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा साथ साथ मूव करने के लिए, वही बन जाएगा मिनिमम साथ साथ मूव नहीं करने के लिए। करेक्ट है ना? तो समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट देयर इज स्लाइडिंग स्टार्ट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, देयर इज रिलेटिव मोशन या देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट बिटवीन द 2 ब्लॉक। तो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ मूव करेगा जो मैक्सिमम रहेगा, वही साथ नहीं मूव करने के लिए मिनिमम हो जाएगा। अब इसको ट्राई कीजिए, सब कोशिश कीजिए। और फ्रिक्शन का बात है और मैक्सिमम मिनिमम का बात है, एक ही इक्विलिटी आपको हेल्प करेगा। बोले कौन सा? कोशिश कीजिए, बने या नहीं बने। सबसे आसान बात तो इसमें रहा कि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि साथ साथ मूव करने के लिए, राइट? सो कॉमन एक्सप्रेशन पकड़ना है। इसमें सपोज नहीं करना है, इसमें साथ में मूव कराना है, क्योंकि क्वेश्चन का कंडीशन ही था ये, राइट?
बोलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सारे कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट, m1 प्लस m2, क्या हम तो सही हैं। चलिए उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, m2 की फोर्स की वजह से राइट में जाता रहेगा fs, m2 जी n n1, क्या सही है एवरीवन। एंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ n1, f यहां पे क्या रहेगा fs m1 जी n1। चलिए यहां से आप n1 इक्वल टू m1 जी लिख सकते हैं, हाँ है ना। करेक्ट हो गया। चलिए तो क्या यहां से एफ एक्स मैक्स निकाल के रेडी हो जाएंगे। एफ एक्स मैक्स कितना रहेगा 50 न्यूटन। अब सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट इसके लिए m2 के लिए एफ एस इक्वल टू क्या लिखेगा भाई m2 इनटू है, और ये तो पता है ना आप लोग को कितना m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्या हम मैंने ए के बदले से सही वैल्यू पुट किया, बोलिए हाँ या ना। अब बताइए साथ साथ मूव करने के लिए कंडीशन क्या होगा, एक्सेशन सेम नहीं, for moving together fs will be less than equal to what fs max, और करेक्ट fs के बाद मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना 10 ना, f का वैल्यू कितना हो जाएगा अच्छा सॉरी f should be less than equal to what, अगर f का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, इसका मतलब 75 न्यूटन तक वो साथ साथ मूव करेगा, और 75 को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। करेक्ट है। तो देखते हैं इस न्यूक्लियर का क्या कमाल है, एक लाइन का न्यूक्लियर बट इसका एप्लीकेशन कितना हो सकता है। हो गया ना, सबको सॉल्यूशन समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ओके देखिए कहीं पर डाउट है तो पूछिए, नहीं फ्रीडम है पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो या माइंड में चल रहा है तो यहाँ पे क्लियर कर लें, बेटर बाहर में क्लियर करने से अच्छा है, यहाँ पे सबको फायदा हो जाएगा। करेक्ट है ना। सुनाया जाए आप समझ में आ गया आपको। हो गया।
सेम प्रॉब्लम, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, अब नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाए हैं, करेक्ट। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ for which sliding starts between the two blocks. Find the minimum value of f for which sliding starts between the two blocks. तो देखा था कि स्लाइड नहीं करेंगे जो मैक्सिमम रहेगा वही स्लाइड करेंगे जब मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को उल्टा करके बना देंगे, यहाँ पे मिनिमम बोले हैं हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे, क्या बोलकर फॉर नॉट स्लाइडिंग, और उसी को लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, दिस फोर्स बिकम्स मिनिमम फॉर व्हाट, क्योंकि जब मैक्सिमम रहेगा फॉर नॉट स्लाइडिंग उस टाइम पे एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का सिस्टम रहेगा, करेक्ट। तो वही फोर्स क्या रहेगा, मिनिमम फोर्स फॉर स्लाइडिंग। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? ग्राउंड का म्यू जीरो है। हाँ ग्राउंड का म्यू, अगर उसमें नहीं दे रहा है तो उसको जीरो ही मान के दीजिएगा। अभी सबसे पहला टास्क मुझे बनाकर ये दिखाइए, दोनों ब्लॉक पे एफएस का डायरेक्शन क्या होगा। और जब भी कंफ्यूजन होता हो तो उस ब्लॉक को लेकर एफएस ड्रॉप जिसकी आप श्योर हैं इस पे एफएस इधर ही लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे एफएस का एक्यूरेट डायरेक्शन M2 डिसाइड करेगा या M1 से डिसाइड यहाँ होगा? M2 डिसाइड, M2 से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। M1 को सिर्फ देखिए, M1 को सिर्फ देखना है, बाकी सबको भूल जाइए। और अगर साथ साथ जा रहा है M1 को कौन साथ लेके जा रहा होगा? M2 अपने साथ पुल कर रहा होगा, हाँ या ना? M2 पे आप M1 पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो M2 पे लगा रहा है और फिर भी M1 साथ में जा रहा है। इसका मतलब M1 किसके वजह से आगे जा रहा होगा? M2 की वजह से। M2 कौन सा फोर्स लगा के साथ में लेके जाएगा? एफएस। तो M1 पे एफएस किधर लगेगा? तो आगे। तो अब M2 पे एफएस किधर लगेगा? समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या इससे पहले जितना प्रॉब्लम कर रहे थे जो एफएस का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा या उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, करेक्ट है ना? समझा? इसे कौन आपको एफएस का ज्यादा सही से डायरेक्शन बता पाता? M1 बता पाता। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करके आंसर बताते हैं? One? Very good. हम लोग क्वेश्चन को उल्टा करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हाट? नॉट स्लाइडिंग। पहला ही लाइन लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर नॉट स्लाइडिंग। और उसी को लास्ट में क्या बोल देंगे? दिस इज द वैल्यू फॉर मिनिमम एफ फॉर स्लाइडिंग।
आंसर 150 न्यूटन है। M1 का वैल्यू देखिए, टेन और 20 है, 10 और 20 M2 20 है। शायद रिफ्लेक्शन से नजर नहीं आ रहा होगा, M2 20 है। सही है, यहाँ तक आ गए। यहाँ पे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, है ना, करेक्ट। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से मेरा काम चल जाएगा। M1 पे FS किधर लगाया भाई? यस, और कोई फोर्स लगेगा M1 पे? No, sir. नहीं रहेगा। M1 का भी बता सकते हैं? M1 की यहाँ से Fx मैक्स निकल जाएगा, हाउ मच? म्यू इनटू n 50 न्यूटन। अब सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट रिजॉल्व कीजिए, तो क्या लिख सकते हैं? Fx इक्वल टू M1 इनटू a, करेक्ट है ना? और M1 और A का वैल्यू कितना? यहां तक सबको समझ में आ गया? क्योंकि मुझे जानबूझ के F को इन्वॉल्व करना है, और उसका मोस्ट प्रोफाउंड इनइक्वालिटी कौन है? Fs should be less than equal to what? Fs max, और Fs का वैल्यू M1F divided by M1 plus F2 less than equal to what? 50। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो F should be less than equal to what? F का मैक्सिमम वैल्यू 150 न्यूटन फॉर नॉट स्लाइडिंग, यही वैल्यू क्या बच जाएगा? मिनिमम वैल्यू फॉर व्हाट? करेक्ट है। अब यहाँ ये समझ में आ गया, हो गया ना? इसी पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे एडवांस बनाना होगा। यहाँ देखिएगा भाई, ऐसे दे दिया जाएगा, फिगर फर्स्ट और M1 का वैल्यू दिया रहेगा लाइक 10 kg, M2 को 20 kg। यहाँ पे सेम M1 M2, आप पूछा जाएगा एक केस में ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं ऊपर के ब्लॉक पे, दूसरे केस में किस केस में ज्यादा बड़ा फोर्स तक ब्लॉक साथ में जाएगा? साथ ट्रेवल करने के लिए, साथ मूव करने के लिए किसका एफ का वैल्यू ज्यादा बड़ा रहेगा? ज्यादा एफ बड़ा फोर्स तक, इसमें 150 न्यूटन तक साथ जाएगा। तो ये दिया रहेगा फॉर क्रिटिकल सिचुएशन, फॉर क्रिटिकल कंडीशन, जहां तक बोथ आर, या फॉर order of maximum value of f in this case and maximum value of f in this case for moving together। मानते हैं कि यहाँ पे f1 नाम दे दिया है, यहाँ पे f2, और f1 f2 का बोला जाएगा कि maximum value of force in figure first and second for moving together। तब ऐसे दिया जाएगा f1 equal to f2, f1 greater than f2, f1 less than f2। अब लास्ट नंबर ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? F1 लेस देन, इसमें कितना न्यूटन तक जाएगा? 150 न्यूटन तक साथ रहेगा। इसमें कितना न्यूटन तक? 75 न्यूटन तक। ठीक हो गया। एडवांस का क्यों हो गया? क्योंकि दोनों क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? बट
ऊपर के ब्लॉक पर अगर फोर्स लगाएंगे नीचे के ब्लॉक पे तो क्या एफएस का डायरेक्शन सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? तो बनाना पड़ेगा भाई प्रॉब्लम, ठीक है। तो मन लगा के इसको प्रोसीड करना पड़ेगा, शॉर्टकट इसका कुछ नहीं है, यही शॉर्टकट है जो सिखाया गया, करेक्ट है ना? सर देखने से लगता है कि ये दोनों को खींचना होगा और इसको सिर्फ एक ही रूल से देखने से क्या लगता है? दोनों को खींचना तो ज़्यादा फोर्स रहेगा। तो ज़्यादा पहला बड़ा फोर्स आया भी है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स में कभी कभी देते हैं कि देखने से जो लगता है कि नीचे आने का टाइम कम होना चाहिए, ऊपर जाने का टाइम ज़्यादा होना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन पे उल्टा हो गया है। इसे इसमें क्या करेंगे, मन लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं हर स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वैसे ही आपको भी चलना है। अभी हम लोग इस कंडीशन पे नहीं है कि हर फिजिक्स में भी चीज़ों को जनरलाइज करें, अभी हम लोग इस कंडीशन में है कि हम लोग चीज़ों को सॉल्व करें, राइट। फिर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ आपको विजुलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब तो विजुलाइज हो गया, इस टाइप का प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना, है ना? नया प्रॉब्लम लिया जाए, हाँ ना, कुछ बोलिए। अगर आप लोग डरिएगा नहीं तो मैं कुछ मेंशन करूंगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, बट ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब ये मेरे असाइनमेंट में मिलेगा। ओनली डिफरेंस है उस प्रॉब्लम में, वहाँ पे M1 M2 का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में, राइट। आंसर तो किस में रहेगा, M1 M2 में, और वहाँ पे म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, म्यू का वैल्यू म्यू ही रखा गया है, तो आंसर तो किसके टर्म में रहेगा। अब तब पूछा गया है, यहाँ देखिए, और मैं यहाँ लेता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए आसान रहे, ठीक है। करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम up to which both block are moving together. ये कुछ पैटर्न सही है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम अप टू विच बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। करेक्ट है। एक मिनट, एक बोलकर मैंने चुप हो गया, राइट। किस टाइम तक तो नहीं बोला है ना। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। बोले कौन कौन सा पार्ट, जहां तक साथ साथ मूव करेगा तो कॉमन एक्सेस रहेगा, और उस टाइम के बाद उस टाइम एक ऐसा टाइम आएगा ना जिस टाइम पर एफ का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद ये तो फोर्स बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, उस पर साथ साथ मूव करेगा या सेपरेटली। इसका मतलब दोनों के लिए आपको एक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, सिंपली ये पूछा फाइंड द एक्शन ऑफ M1 एंड M2, तो दोनों के एक साथ आ गया, करेक्ट है। लास्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेशन ऑफ M1 एंड M2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ M1 एंड M2 draw the graph of acceleration of M1 and M2 with respect to time. सही है।
इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपको नहीं था कि फिगर फर्स्ट के जैसा डिटो है, करेक्ट, बट उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वो टाइम निकालेंगे जहां तक साथ साथ मूव करेगा। फर्स्ट केस में सॉल्व कर रहा हूं, टाइम इंटरवल अप टू विच both are moving together, करेक्ट है ना। चलिए, F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए लिख सकते हैं, करेक्ट। ए का वैल्यू कितना, एफ वाई बोलिए 6, एफ वाई m1 प्लस m2, करेक्ट है ना। और f का वैल्यू पुट कर दीजिए 2t/6, मतलब t/3, यहां तक सही है। लेकिन यहां से अब नेक्स्ट किस पे, इस यहां पे किस पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको एग्जैक्टली सही से एफएस का डायरेक्शन पता चल जाए। m2 पे, क्योंकि m2 जा रहा है साथ साथ टुवर्ड्स राइट, किसी एक फोर्स पर जा रहा होगा, और सिर्फ m2 को फोकस करें तो भाई m2 पे तो f लग नहीं रहा है, तो उसको कौन ले जा रहा होगा, m1। कौन सा फोर्स लगा कर, fs। लेकिन यहाँ पे हम लोग को m1 का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, n1 निकालने के लिए नहीं। m1 जी n1, और इस पे fs कितना लग रहा होगा भाई, सही है। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, सारे फोर्स को अब टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो क्या डायरेक्टली लिखते हैं m1 इक्वल टू mg, हाउ मच, कितना न्यूटन, जी का वेक्टर पकड़िए 20। तो क्या यहाँ से fs मैक्स पता चल गया, हाउ मच, 0.5 इंटू 20, सही है स्टूडेंट। fs मैक्स का वैल्यू कितना, अब 4m2 सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट रिजॉल्व कीजिए। fs इक्वल टू क्या लिखेगा, m2 इंटू a, m2 इंटू a, और m2 कितना, 4, और a कितना, t/3, और उसके बाद इस इनइक्वालिटी को याद करेंगे साथ साथ मूव करने के लिए। fs शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट,
एस मैक्स मतलब 4t/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट एफ एस मैक्स और एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना है 10 है देन t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/4 मतलब व्हाट द मैक्सिमम टाइम फॉर मूविंग टुगेदर कितना हो जाएगा कितना 50/2 7.5 सेकंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम जहां तक दोनों ब्लॉक क्या रहेगा साथ साथ निकल गया एक ही क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है ठीक है पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिए सेकंड क्वेश्चन में क्या था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 तो 0 से 7.5 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या रहेगा t/3 रहेगा करेक्ट कितना रहेगा t/3 करेक्ट है ना जब लिख लीजिएगा तो बोलिएगा इसको ना इसका हम सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस टाइम इंटरवल तक दोनों ब्लॉक का डिफरेंट डिफरेंट एक्सेशन रहेगा या कॉमन एक्सेशन और एक्सेशन कितना रहेगा थर्ड क्वेश्चन ग्राफ भी था बट इस टाइम इंटरवल तक के लिए तो दोनों का एक्सेशन कॉमन रहेगा एक ऐसा इक्वेशन नहीं था जस्ट लाइक y इक्वल टू mx के जैसा इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप क्या है 1/3 बट ये ग्राफ कहां तक सिर्फ कहां तक के लिए वैलिड है 5 सेकंड यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू कितना 1/3 अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग को सॉल्व करना है करेक्ट है ना यहाँ पे इसको हटाएं अब यहाँ देखिए अगर टाइम इंटरवल यहाँ देखिएगा टाइम यहाँ देखिए अभी सोचिए कितना आसान है नीचे बस आप इसको फिक्सर रेट रखा उसी में इतना सिचुएशन है नहीं करेक्ट ये बहुत हाईलाइटेड प्रॉब्लम है ये हर जगह आपको मिल जाएगा ऐसे प्रॉब्लम को थोड़ा मैं आसान मिनटों में देखकर आसान कर दिया हूँ 7.5 सेकंड के बाद क्या दोनों का एक्सेशन कॉमन रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा m1 m2 की जो स्लाइडिंग होगा इसका मतलब अब 7.5 सेकंड के बाद fs ऑपरेट होगा या fk होगा करेक्ट बोथ ब्लॉक मूविंग विथ different acceleration करेक्ट पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 ड्रॉ कर लेते हैं सही है एवरीवन करेक्ट है ना एन पे कोई फर्क पड़ेगा तो सारे फोर्सेस के कंपोनेंट को तो एफ के इक्वल टू क्या लिखिएगा m2 into a2 m2 into a2 a2 कितना हो जाएगा f के y m2 f के कितना
म्यू इंटू एन वन, म्यू इंटू एन वन। अब म्यू इंटू एन वन कितना 10 आएगा, 10 बाई ऐसा कितना मिलेगा 4 ना, हाउ मच 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ देखिए तो इसमें 7.5 फुट की जगह तो कितना मिलेगा 7.5 सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे m2 का एक्सेशन टाइम के साथ वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसमें टाइम नहीं आ पाया है, करेक्ट है। बाद में हम लोग ग्राफ मैच कर लेंगे, ठीक है। बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2.5 जब तक साथ में था तब तक भी m2 का साथ में था, एट लास्ट 7.5 सेकंड पे ऐसे कितना पहुंचा होता 2 पॉइंट, वहां के बाद A2 कांस्टेंट हो गया, नहीं हाँ या ना, क्या हो गया कांस्टेंट। बस m1 का निकल जाए तो काम खत्म। 3-point डायग्राम ऑफ M1। कौन कौन सा फोर्स 2T और कौन सा फोर्स Fk M1G N1। देखिए तो मेरा 3-point डायग्राम सही है, हाँ या ना। सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट लोड कीजिए, F माइनस एफ के इक्वल टू M1 A1। A1 कितना हो जाएगा 2T माइनस 10 और डिवाइड बाई 2, 2T माइनस 10 डिवाइड बाई 2 मतलब T माइनस व्हाट 5। T इक्वल टू 7.5 पुट कीजिए तो कितना आता है 2.5। यहाँ पे T इक्वल टू 7.5 क्या है, इसका मतलब है कि इस टाइम के बाद ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं हो पाया है। बट यहाँ से जो A1 आया फाइनली वो भी तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट जिसका स्लोप 45 डिग्री, थीटा कितना रहेगा स्लोप 1 ना, इसका स्लोप कितना था 1/3। ये स्लोप बड़ा है या ये स्लोप बड़ा है, इसका मतलब यहां के बाद किस समझ में आ गया है, वेन वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विथ फर्स्ट, तो दोनों में किसका स्लोप बड़ा है, सेकेंड का स्लोप ज्यादा है, करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको थीटा बोलते हैं तो इसी लाइन पे अब जाएगा A1 का एक्सेशन, या इससे थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा, ज्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि एंगल 45 हो गया है, इसका एंगल 45 था या लेस देन 45 था, लेस देन 45 था। ये था थीटा, यहाँ पे थीटा डैश, तो थीटा डैश थीटा से बड़ा हो जाएगा, तो थीटा डैश मेरा कितना है करेक्ट। इसका मतलब फाइनल जो ग्राफ रहेगा, ये तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार आप बनाने की जरूरत है, मैं तो 5 बार बनाया था फर्स्ट टाइम सबको सॉल्व करने के बाद, अल्टीमेट था। यहाँ तो न्यूट्रल वैल्यू ली तो काफी आसान कर गया। तो दिस इज द कंक्लूजन, करेक्ट। यहाँ पे एक किसका है A2 का, एक किसका है और एक किसका था, यहां से यहां तक ठीक हो कितना 7.5, A1 यहां से यहां तक में कॉमन एक्सप्रेशन था, करेक्ट। बट यहां के बाद A2 का कांस्टेंट हो गया, A1 का वेरिएबल रहा विथ मोर स्लोप, लेस स्लोप या मोर स्लोप। तो किसी क्वेश्चन को बनाए या नहीं बनाए, इसी क्वेश्चन को घर पे जाकर कम से कम एक बार और बनाइएगा, टाइम मिलेगा तो बढ़िया से। इसमें क्या क्या हम लोग सीखते हैं, एक क्वेश्चन कितना सारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ JEE एडवांस, दिस इज द लेवल ऑफ व्हाट
तो जिसके भी माइंड में चलता है कि जे एडवांस, तो उसके सबसे बेसिक बुक है सबसे पहले HC वर्क, और फ्रिक्शन में HCB का क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज का, डायरेक्ट आईटी में आया हुआ है आज से 5-6 साल पहले, याद रहेगा। तो अभी मैं खुद का कलेक्शन और यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और फिर 1 या 2 क्लास टोटली डेडिकेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ HCB फ्रिक्शन का। जैसे कहते हैं मैं न्यूटन ऑफ मोशन कर लिया हूँ, वैसे मतलब फ्रिक्शन में थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम ही, ठीक है। आज ठीक है स्टूडेंट।